Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू चैनल ए टू जेड नीट फॉर यू। हम बायोलॉजी का पेपर डिस्कस कर रहे थे और हमने ज़ूलॉजी के कुछ क्वेश्चन पिछले वीडियोस में डिस्कस किए थे और आज हम फिर से जो क्वेश्चन रह गए हैं यानी सेक्शन ए के जो क्वेश्चन रह गए हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है 171, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है 4 स्टेटमेंट दी गई, उनमें से बोलना है कि आपको कौन सी स्टेटमेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मतलब जो है इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है SCR आर द साइट्स फॉर लिपिड सिंथेसिस। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ट्रू है क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं उनमें लिपिड सिंथेसिस होती है। हमें पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनमें जो रफ अपीयरेंस होती है वो जो होती है इट इज़ ड्यू टू द राइबोसोम्स अटैच्ड टू देयर सरफेस। और दूसरी स्टेटमेंट जो है RER हैज़ राइबोसोम्स अटैच्ड टू ER, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो रफ अपीयरेंस होती है ये राइबोसोम्स की अटैचमेंट की वजह से होती है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है SCR इज़ डिवाइड ऑफ राइबोसोम्स, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होते हैं। और चौथी स्टेटमेंट जो है इन प्रोकैरियोट्स ओनली RER आर प्रेजेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होती हैं, क्योंकि हमें पता है कि ER जो है वो एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। तो फिर इस हिसाब से इसका आंसर जो बनेगा वो चौथा बनेगा क्योंकि प्रोकैरियोट्स में तमाम जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होती है वो एब्सेंट होते हैं। तो फिर वहाँ पर न RER होगा न SCR, यानी ER एब्सेंट होगा प्रोकैरियोट्स में। तो फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन, इसके बाद हम करेंगे डिस्कस 172 क्वेश्चन। 172 क्वेश्चन इसमें दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बोलना है कि इनमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और इनमें कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ठीक है क्योंकि स्पर्म्स सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से रिलीज होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। और जो सेकंड स्टेटमेंट है स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, ये जो दूसरी स्टेटमेंट ये गलत है क्योंकि स्पर्मियोजेनेसिस हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें स्पर्मेटिड्स से स्पर्म्स बनते हैं, उसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और जो स्पर्मेटोगोनिया से बनती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो दूसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। इस हिसाब से इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 4। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, 173 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद पेनिसिलियम। हमें पता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं और पेनिसिलियम में आपको बोला है कि पेनिसिलियम में कौन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। पेनिसिलियम में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होते हैं कोनाइडिया और बाकी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल क्लाइमेडोमोनास में जो स्पोर्स होते हैं गैनियल स्पॉन्ज में होती है और बड्स जो होते हैं वो हाइड्रा में होते हैं। तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन जो है इसकी वो है ऑप्शन नंबर 3। 174 क्वेश्चन, in an E. coli strain I gene gets mutated and its product cannot bind the inducer molecule. If growth medium is provided with a lactose, what will be the outcome? मैं पता है आपने लैक ऑपरान पढ़ा होगा, वहाँ पर आप देखते हैं कि जो लैक ऑपरान में आई जीन होता है वो एक रेगुलेटर जीन होता है और इसमें 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं Z, Y एंड आई जीन। अगर आई जीन की म्यूटेशन होती है तो फिर इससे क्या होगा कि Z, Y और A जीन जो होती है वो उनकी जो ट्रांसलेशन है वो इफेक्ट करेगी। तो फिर इसका आंसर जो है करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर 4, Z, Y एंड आई जीन विल नॉट बी ट्रांसलेटेड। 175 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। 175, टैगमाइना इन कॉकरोच अराइज फ्रॉम। हमें पता है कि टैगमाइना जो 4 विंग्स होते हैं या जो मेसोथोरिक्स से अराइज होती है उनको 4 विंग्स कहते हैं। उनको टैगमाइना भी एक नाम देते हैं। वो कहाँ से अराइज होते हैं? वो होते हैं मेसोथोरिक्स से अराइज। कॉकरोच में वो मेसोथोरिक्स से अराइज होते हैं। उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3।
176 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज एडिशनल चैम्बर्स लाइक क्रॉप एंड गिजार्ड। हमें पता है कि क्रॉप एंड गिजार्ड जो होते हैं एडिशनल चैम्बर्स होते हैं बर्ड्स में। अब इन जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें आपने देखना है कि जो कौन से ऑप्शन में सिर्फ एव्स आते हैं, क्योंकि एव्स में सिर्फ ये होते हैं क्रॉप एंड गिजार्ड। आप अगर पहले ऑप्शन देखेंगे पैगो पीकॉक, ये भी बर्ड है, साइटिकुला ये भी एक बर्ड है, कॉर्वस ये भी बर्ड है। ये तीनों जो है बर्ड्स के एग्जाम्पल हैं। तो फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। और बाकी अगर देखेंगे आप, अगर बाकी ऑप्शन आप देखेंगे कॉर्वस, कोलंबा, पिजन, आदो ये 2 जो है ये बर्ड्स है, लेकिन चाइमेलियन बर्ड नहीं है। और इसी तरह बाकी ऑप्शन में भी जो बर्ड्स जो सारे जो ऑर्गेनिज्म दिए गए वो बर्ड्स नहीं है। इस हिसाब से इसकी जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो बनेगी ऑप्शन नंबर 1। 177 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 177 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आप ध्यान देना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis। ये आपको इन स्टेटमेंट्स में बोलना है कि कौन से स्टेटमेंट्स स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ट्रू है लेकिन oogenesis के लिए ट्रू नहीं है। आप 5 स्टेटमेंट्स दी गई, आपको इनमें से बोलना है कि इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से सुनना है और ध्यान से इसको करना भी है, क्योंकि ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स। ये स्टेटमेंट जो है ये दोनों के लिए ट्रू है, वेदर इट्स स्पर्मेटोजेनेसिस और वेदर इट्स oogenesis, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस से भी लास्ट पे हैप्लॉइड गैमेट्स बनती है और oogenesis से भी हैप्लॉइड गैमेट्स बनती है। दूसरी स्टेटमेंट डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट ऑकर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। हमें पता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में जब मियोसिस सेकंड कंप्लीट होती है तो फिर स्पर्मेटिड्स बनती है और फिर स्पर्मेटिड से स्पर्म्स बनती हैं और उसमें डिफ्रेंशिएशन होती है। डिफरेंट ऑर्गेनल जो होती हैं वो कन्वर्ट होते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में, उस प्रोसेस को हम डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी में जो एक टेबल दिया गया है वहाँ पर लिखा गया है कि स्पर्मेटिड से जब स्पर्म्स कन्वर्ट होती है वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन होती है, लेकिन oogenesis में ऐसा नहीं होता है। जब मियोसिस सेकंड के बाद ओवम निकलता है तो जब ओवम बनता है तो उसमें फिर फर्दर डिफ्रेंशिएशन नहीं होती है। तो फिर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इस हिसाब से ट्रू है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ट्रू है और oogenesis के लिए ट्रू नहीं है। सी पार्ट मियोसिस ऑकर्स कंटिन्यूअसली इन अ माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन। ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ट्रू है लेकिन oogenesis के लिए फॉल्स है, क्योंकि हमें पता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है ये मेल्स में लाइफ लॉन्ग होती है, यानी in old age also sperms can be produced by the male, लेकिन oogenesis जो होती है आफ्टर a particular stage in the menopause it is suspended, यानी टर्मिनेट होती है। oogenesis जो होती है आफ्टर a particular एज की ख़त्म होती है, उसके बाद oogenesis नहीं हो सकती। ये दूसरे स्टेटमेंट भी ट्रू है। और जो थर्ड स्टेटमेंट डी स्टेटमेंट है इट्स कंट्रोल्ड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। ये स्टेटमेंट जो है ये दोनों के लिए ट्रू है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए oogenesis। तो फिर ये इन स्टेटमेंट्स में नहीं आएगा। अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट जो इस क्वेश्चन की दी गई है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ट्रू है स्टेटमेंट, oogenesis के लिए फॉल्स, ये इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये दोनों हेल्प करते हैं। और जो तीसरी स्टेटमेंट है ये ई स्टेटमेंट यानी लास्ट पार्ट में इट्स इनिशिएटेड इन प्यूबर्टी। हमें पता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होती है और जो oogenesis होती है oogenesis फीटल डेवलपमेंट में स्टार्ट होती है। तो फिर ये भी करेक्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, और oogenesis के लिए ये करेक्ट नहीं है। तो फिर इस हिसाब से इसका जो आंसर बनेगा B, C and E। 178 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इसमें 2 स्टेटमेंट दी गई, आपको बोलना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल्स कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। हमें पता है कि फैटी एसिड्स जो एंड ग्लाइसरॉल जो होते हैं वो इनसॉल्युबल ब्लड होती है, इसी तरह जिसकी वजह से वो ब्लड में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। दूसरी स्टेटमेंट है स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरीज कॉल्ड लैक्टियल्स कैरी काइलोमाइक्रॉन्स इनटू लिम्फेटिक वेसल्स एंड अल्टीमेटली इनटू द ब्लड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल दे कैन नॉट बी डायरेक्टली एब्जॉर्ब इन द ब्लड। उनमें लैक्टियल और लिम्फेटिक वेसल्स होती है, पहले वो इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स उनको ग्लूकोज में ट्रैप करते हैं और फिर लैक्टियल जो
होते हैं वो ब्लड में उनको फिर डाल देते हैं। इस हिसाब से जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फिर इसका आंसर बनेगा दूसरी ऑप्शन जो है इसकी करेक्ट ऑप्शन है। वो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। 179 क्वेश्चन हम देखेंगे। लिप्स लूप इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। हमें पता है कि डिफरेंट टाइप से कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती है और लिप्स लूप जो है वो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। 180 क्वेश्चन हम देखेंगे। Which of the following function is not performed by secretion from the salivary glands? हमें पता है salivary gland जो होते हैं वो saliva प्रोड्यूस करते हैं और saliva में डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। salivary amylase होता है, lysozyme होता है और वो lubricate करते हैं oral cavity को। ये कुछ saliva की फंक्शंस होती है। और हमें पता है कि लाइसोजाइम जो होता है वो एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है और सेलिब्री अमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है डाइसैकेराइड्स में। इसमें फिर 4 स्टेटमेंट दिए गए। आपको बोलना कि इनमें से कौन स्टेटमेंट सेलिब्री ग्लैंड्स की रिस्पेक्ट करेक्ट नहीं है। पहली ऑप्शन जो है डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड्स, बिल्कुल सेलिब्री ग्लैंड्स में डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड्स नहीं होता है बल्कि डाइजेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च की डाइजेशन हो सकती है, डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड्स नहीं होता है, हो सकता है। तो फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। और बाकी स्टेटमेंट जो है तीनों स्टेटमेंट्स ये होती हैं सेलिब्री ग्लैंड्स की वजह से। यानी सलाइवा में बिल्कुल बैक्टीरियल कंट्रोल बैक्टीरियल पॉपुलेशन ये लाइसोजाइम की वजह से होता है। उसमें बैक्टीरियल पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है और डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एग्जाम्पल स्टार्च की डाइजेशन होती है, ये भी ट्रू है। और लुब्रिकेशन ओरल कैविटी ये भी होता है सेलिब्री ग्लैंड्स की वजह से। लेकिन पहली स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। 181 क्वेश्चन हम देखेंगे। दिस फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। इनमें से आपको बोलना है कि इन 4 ऑप्शन कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। हमें पता है कनेक्टिव टिश्यू के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। और लूज कनेक्टिव टिश्यू के फर्दर टाइप्स होते हैं एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू के फर्दर टाइप्स होते हैं। और फिर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं ब्लड, कार्टिलेज और बोन्स। और इस हिसाब से जो ब्लड है वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज वो भी कनेक्टिव टिश्यू है। और न्यूरॉन जो है ये नर्वस टिश्यू में आता है, नर्वस टिश्यू में आता है। तो फिर ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। तो फिर इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 182 हम देखेंगे। डेट्राइट वुड्स ब्रेक डाउन डेट्राइट्स इनटू स्मॉल पार्टिकल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। हमें पता है कि डिकम्पोजिशन में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं और जिस स्टेप में डेट्राइटिव वोर्स डेट्राइट्स पे एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थवर्म एक डेट्राइटिव वोर है, ये डेट्राइट्स पे एक्ट करेगा और उनको स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करेगा। उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। तो फिर इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 3 फ्रैगमेंटेशन। 183 क्वेश्चन हम देखेंगे। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू माइटोसिस। आपको बोलना है कि माइटोसिस के विद रिस्पेक्ट इनमें से कौन स्टेटमेंट रॉन्ग है। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑकर्स एट एनाफेज, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है क्योंकि एनाफेज में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होता है। ऑल द क्रोमोसोम्स लाई एट द इक्वेटर एट मेटाफेज, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। और थर्ड स्टेटमेंट है स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम्स। स्पिंडल फाइबर जो होते हैं दे गेट अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स। जो फिर जो तीसरी स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। तो फिर ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट और ये इसकी करेक्ट ऑप्शन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। और जो क्रोमोसोम रिकॉर्डेंट टेलोफेज ये स्टेटमेंट ट्रू है। 184 क्वेश्चन हम देखेंगे। इफ द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज 1.1 मीटर्स व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ बेस पेयर्स। इस क्वेश्चन को आप डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। 2 मेथड्स, एक मेथड आप जो मतलब एक मेथड जो है आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते थे क्योंकि आपको पता है कि डीएनए की जो लेंथ होती है वो होती है सेल में 2.2 मीटर्स। और हमें आपको पता है कि 0. डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर जो होती है वो होती है 0.34 × 10⁻⁹ मीटर। अगर डीएनए की लेंथ को हाफ करेंगे तो फिर हमें पता है कि डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स कम नहीं हो सकती, तो फिर बेस पेयर्स हाफ होंगे। तो फिर हमें पता है कि टोटल नंबर बेस पेयर जो होती है अगर 2.2 मीटर डीएनए की लेंथ होती है तो फिर डीएनए होगा 6.6 × 10⁻⁶। अगर डीएनए की लेंथ होगी 1.1 मीटर तो फिर उस हिसाब से उसका भी हाफ होगा यानी 3.3 × 10⁻⁹। इसको आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है कि टोटल लेंथ ऑफ डीएनए लेंथ जो होती है
वो होती हैं बराबर टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स distance between two base pairs. किसी भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। तो फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 3.3 × 10⁻⁴